से एक बच्चा आपको इजीली ऑटिस्टिक मिल सकता है। और ऑटिज्म में मेनली होता क्या है, जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूरोटिपिकल, जैसे हम लोग हैं एवरेज, बट जो बच्चे ऑटिज्म या फिर एडीएचडी या फिर कोई अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से इफेक्टेड हैं, उनको हम न्यूरो डाइवर्जेंट किड बोलते हैं। इनमें ज्यादा मेन डिफरेंस ये देखा जाता है न्यूरो डाइवर्जेंट और एवरेज बच्चों में, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ा डिफरेंट होती है, हमारे हमारे काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हमारे परसेप्शन का तरीका अलग होता है। हमें जो चीज बहुत नॉर्मल लगती है, सोशल इंटरेक्ट होना बहुत नॉर्मल लगता है, ये उन्हीं बच्चों में ये चीज थोड़ा डिफरेंट होती है, वो अपनी वर्ड में खोए रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल एरियाज क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस बच्चे में हम ऑटिज्म देखते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जो हम उसमें प्रॉब्लमेटिक दिखते हैं, या हम देखते हैं कि किन ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें दिखाई देंगी बच्चे में। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट में डिफरेंस ये बताया कि जैसे हम जैसे लोगों के लिए सोशली कम्युनिकेट करना, सोशली इंटरेक्ट करना बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर हम एक ऑटिज्म का बच्चा देखेंगे तो उसमें सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम अकेले रहें, अपने ही वर्ड में खोए रहें और अपनी ही चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहें। दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों से कम्युनिकेट करना, ये सब वो नहीं करते हैं। दूसरी चीजें होती हैं रिपीटेटिव पैटर्न्स या फिर उनके अपने इंटरेस्ट, जैसे कि सेकंड जो मैंने हेडिंग डाली है रिपीटेटिव पैटर्न्स और इंटरेस्ट, उसमें आपको पिक्चर्स दिखी होंगी जिसमें एक बच्चा ये छोटे छोटे कार टॉयज कार हैं, इनको लाइन से लगाना है। तो मेनली ऑटिज्म में आपको बच्चों में ये बिहेवियर बहुत दिखेगा कि हर चीज को लाइन अप करना, सिस्टमेटिक चीजों से रखना, कोई चीज को बार बार करना, ये बिहेवियर आपको बहुत ही प्रोमिनेंट उन बच्चों में दिखाई देंगे। अभी जैसे तो ये टॉय कार है, अगर बाहर बच्चे देखता है कि सामने से बहुत सारी चप्पलें पड़ी हैं, कहीं वो कहीं गया है, वो सारी चप्पलों को इकट्ठा एकदम लाइन से लगाने लग जाता है। उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज हम देखते हैं वो है बिहेवियर्स या सेंसरी इश्यूज। इसमें मैंने 4 फोटोज ऐसी दिखाई हैं जिसमें एक बच्चा जो है अपने बाल खींचता है, दूसरे में वो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, हाथ काटते हुए अपने आप को बाइट करते हुए दिखा रहा है। तीसरे एक पिक्चर और है जिसमें बच्चा एक पेज से बस किनारे से अपने देख रहा है, दूसरी आंख से नहीं देख रहा है। और दूसरा है जिसमें बच्चा कान बंद कर रहा है। यहाँ पर मैं सेंसरी इश्यूज को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी जो मेनली ऑटिज्म में बच्चों में बहुत दिखाई देते हैं। हम 5 सेंसर्स को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें हमारा विजुअल सेंस है, ऑडिटरी ईयर वाला सेंस है, हमारा जो हम स्किन के लिए बोलते हैं टेक्टाइल, इसको बोला जाता है टच सेंस जो हम बोलते हैं। तो और हमारे ये 5 सेंस तो जिसमें हमारा टेस्ट है, ये सारे सेंसेस तो बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। बट हम ऑटिज्म या फिर ऐसा कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो बच्चा इस चीज में होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर उसमें 2 और सेंसेस जो हमारी सभी के अंदर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। वो सेंस हमारे होते हैं वेस्टिबुलर सेंस, जो मेनली हमारे बैलेंस और हमारा कैसा चलना फिरना, हमारा किसी चीज में कितना हम बैलेंस बना पा रहे हैं उस चीज को बताता है। और उसके अलावा एक होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस हम बोलते हैं हम जब हमारी बॉडी किसी चीज का प्रेशर मांगने की कोशिश करती है, जैसा हम देखते हैं किसी दिन हम बहुत देर तक उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक खिंचाव सा हमारी बॉडी चाहती है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, तो उसी को हम प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस कहते हैं। तो ऑटिज्म में इन 5 सेंसों के अलावा ये 2 सेंसेस बच्चों में ज्यादा दिखने में मिलते हैं, मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अब जैसे ये बच्चा कान बंद कर रहा है यहाँ पर, तो हम ऑटिज्म वाले बच्चे में जैसे हमारे लिए कोई साउंड सुनना बहुत नॉर्मल होता है, कहीं आवाज बहुत तेज भी हो जाए, हम किसी शादी में किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई आवाज बहुत नॉर्मली तेज भी हो जाए तो हमें इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर एक ऑटिज्म का बच्चा या कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का बच्चा है और उसमें ये सेंस या तो वो हाइपो सेंसिटिव होगा या फिर वो हाइपर सेंसिटिव होगा, या मतलब उसको बहुत ज्यादा साउंड पसंद होगी, वो स्पीक करता साउंड इधर उधर जाना, साउंड को सुनना कोशिश करता कि और ज्यादा साउंड सुने। एक होता है हाइपोसेंसिटिव जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी साउंड होता है। तो जो मैंने बच्चे की पिक्चर यहाँ पे दिखाई है जिसमें बच्चा अपने कान में बंद करे हुए, तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ी सी भी अगर ज्यादा आवाज कर दे तो वो प्रॉब्लम करती है और इसलिए इस बच्चे ने अपने कान बंद किए। अब दूसरा सेंस जब हम आईज वाली बात कर रहे थे विजुअल सेंस की, इसमें जो बच्चा ये एक बच्चा ये अभी स्क्रीन में ज्यादा मैंने दिखाया है, ये सिर्फ एक पेपर से देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बच्चा एक
पर्टिकुलर एंगल, अपने विजुअल सेंस एक पर्टिकुलर एंगल बना देता है और उसी एंगल को उस एंगल से तरह तरह से देखने की कोशिश करता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल है, ये बच्चे बहुत ज्यादा फैन का घूमना, टायर का घूमना, कोई भी चीज हो रही है उसको देखना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा इन बच्चों में। तो ये मेन सेंसरी चीजें बच्चों में आती हैं। इसके अलावा हर चीज को छूना, छूना मीन्स कोई भी चीज नीचे पड़ी है अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के उसको हाथ में उसको लेकर के बहुत देर तक रखना, तो ये टैक्टाइल सेंस है जिसमें बच्चे को टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बच्चा बहुत ज्यादा चीजों को छूता है या फिर बच्चा कुछ भी नहीं पसंद करेगा। इवन आप अगर बच्चे का हाथ पकड़ोगे तो बच्चे को हाथ भी पकड़ना पसंद नहीं होगा। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कुछ रेड अलर्ट साइंस ऑफ ऑटिज्म। हम कैसे बोल बोल या बता सकते हैं कि किसी बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है। वैसे तो हम 9 से 18 मंथ का जब हम बच्चा होता है तब हम ये देखते हैं बच्चा बहुत सारी चीजें, बहुत सारा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, बहुत सारे जेस्चर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन अगर हम अपने 9 से 18 मंथ के पीरियड में बच्चे में ये देख रहे हैं कि वो कोई नेम अपना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई भी उसको आवाज लगा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल नहीं सुनता है उस चीज को, आई कांटेक्ट बच्चा नहीं दे रहा है, आप ट्राई कर रहे हो कुछ दिखाने की बट वो एक बिल्कुल 1 सेकंड का भी आई कांटेक्ट बच्चा नहीं दे रहा है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप बुला रहे हो कि आओ, यूजुअली क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ को देख के तो जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ इस केस में क्या होता है कि मम्मी आए, पापा आए, कोई मतलब नहीं है। या फिर आप किसी स्ट्रेंजर्स के पास भी बच्चे को भेज दो, यूजुअली क्या होगा कि बच्चा किसी स्ट्रेंजर को देख के रोता है जब उसका वो नोन वन नहीं हो, बट इस केस में बच्चा किसी भी स्ट्रेंजर के पास भी आराम से चले जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो हम सोशल इमोशंस कह रहे हैं उनकी कमी है। तो जहाँ पर इमोशन नहीं है, बच्चे में इंटरेक्शन नहीं है, तो वो भी एक बड़ा साइन होता है कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। उसके अलावा हाइपर एंड हाइपो सेंसिटिव, जो मैंने इससे पहले अभी आपको सारे ही सेंसेस में हाइपर और हाइपो के बारे में जो बताया है, हाइपर और हाइपोसेंसिटिव वही आ जाता है। तो जैसे अब मेंशन चीजों में मैंने आपको ये बताया, ये सारे रेड साइंस हैं, अलर्ट साइंस हैं जिसमें हम इजीली बता सकते हैं बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है। इसके अलावा अगर 3 मेन चीज जिसमें से एक होता है सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पुअर आई कांटेक्ट और नो नेम रिस्पॉन्डिंग ही है। तो इससे हम पता चल सकता है छोटे बच्चों में, क्योंकि वो सीधे कम्युनिकेट तो वर्बली आपसे नहीं करेगा, तो नेम रिस्पॉन्डिंग के थ्रू या फिर पुअर आई कांटेक्ट के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन में लैक कर रहा है। दूसरा, रिपीटेटिव पैटर्न्स, एक ही चीज को बार बार करना, जैसे मैंने भी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था और चीजों को लाइन से लगाने वाला एग्जांपल दिया था। उसके अलावा एक कोई लगातार एक साउंड निकालना, कुछ भी करते हुए एक साउंड बार 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 बच्चा हमिंग कर रहा है, ये भी रिपीटेटिव पैटर्न या रिपीटेटिव बिहेवियर का एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम रिपीटेटिव पैटर्न्स क्या देखते हैं जिसको हम यूजुअली स्टिमिंग भी बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म है। बच्चा हैंड बहुत फ्लैप करता है, बार बार अपने हाथों को जोर जोर से हिलाना, बार बार अपने कानों को बार बार बंद करना और इधर से उधर भागना, उधर से इधर रुकना नहीं, ये भी एक प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस का एग्जाम्पल होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल भागते रहता है, रुकता नहीं है और इन चीजों से मतलब नहीं रखता है। और उसके अलावा सेंसरी और बिहेवियर इश्यूज, जिसमें हमने सेंसरी इश्यूज मैंने बताया कि बार बार छूना किसी चीज को या फिर कान बंद करना या फिर एक चीज को बार बार देखना, ये बहुत ज्यादा, अगर ये तीनों ही चीजें एक साथ किसी बच्चे में कुछ टाइम तक अगर प्रेजेंट होती है तभी हम बोलेंगे कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर है। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या सिर्फ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बट बाकी चीजें नॉर्मल है, यानी कि वो रिपीटेटिव उसके कोई पैटर्न्स नहीं है, कोई हमिंग साउंड नहीं है, कोई ऐसे सेंसरी इश्यूज बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, तब हम नहीं कहेंगे बच्चा इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर है, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइन दिख रहा है ना कि उसमें बच्चा बस इंटरेक्ट नहीं कर रहा है या आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है। जब ये तीनों ही चीजें, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का लैक, दूसरा रिपीटेटिव पैटर्न्स का होना, तीसरा सेंसरी और बिहेवियर इश्यूज का होना, जब ये तीनों चीजें हमें एक साथ बच्चे में दिखाई देती हैं तो ये एक साइन हमें दिखता है मिला करके कि हम कह सकते हैं बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर है। उसके अलावा हम अब जानेंगे कि कारण क्या होता है, ऑटिज्म का कारण क्या होता है। तो ये जो मेंशन रीजन है, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंस। आजकल हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हमारी बहुत सारी
गैसेस हम जो बोलते हैं जिससे हमारा ये वायु प्रदूषण और ये सब चीजें हैं, तो इतने सारे हमारे टॉक्सिकेंस होते हैं जो हमारे एक ऑटिज्म होने का एक रीजन, इन्वायरमेंटल फैक्टर बन जाते हैं, जिसमें मेनली हम बात करते हैं आर्सेनिक। अगर आपने पीरियडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, अगर बच्चे में एल्यूमिनियम ज्यादा है या लिड की मात्रा ज्यादा है या फिर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, ये बहुत सारी इजीली हमें अपने एनवायरमेंट में ये चीजें दिख जाती है। तो अगर वो चीज किसी बच्चे में, यूजुअली ऑटिज्म के अंदर जो भी बच्चा होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, उसमें ये मात्राएं इन आर्सेनिक और लीड और इन सारे तत्वों की मात्रा ज्यादा दिखेगी दिखेगी। तो इसलिए इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंस बहुत बड़ा फैक्टर है ऑटिज्म के होने के लिए। दूसरा है ओल्डर पेरेंट्स। यूजुअली ये कहा जाता है कि हमें जब जब शादी होती है तो हमें एटलीस्ट 30 ईयर्स तक हमें बच्चे हो जाने चाहिए। अगर किसी बच्चे के मॉम एंड डैड ओल्डर हों, 30 से ज्यादा, 32 से ज्यादा एज के हों, तो उसमें भी एक फैक्टर ये बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर हों, बट एक फैक्टर ये भी बन सकता है कि ओल्डर पेरेंट्स होने का। तीसरी चीज है मेटरनल इन्फेक्शन। यूजुअली देखा जाता है जब मदर कंसीव करती है और मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम उनका सब्सटेंस का यूज करना, या फिर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, उसके कारण वो दवाइयाँ ले रही हैं, या फिर मदर डायबिटिक है उसकी दवाइयाँ ले रही हैं, स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस के कारण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मदर स्ट्रेस से गुजर रही हैं तो भी बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ सिबलिंग विद ऑटिज्म। अगर बच्चे का से बड़ा भाई बहन जो भी है अगर उसमें ऑटिज्म है तो चांसेस है कि होने वाले बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिख सकते हैं। दूसरा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेनली वही है, मदर और फादर में अगर ऐसे कोई, जैसे मैंने मेटरनल इन्फेक्शन के बारे में बताया कि ओल्डर पेरेंट्स हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जिसमें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजें भी आती हैं। उसके अलावा है लो बर्थ वेट। जिस टाइम बच्चे का अगर बच्चा जो हमारा है वो अगर उसका बर्थ वेट अगर कम है तो ये लक्षण उसमें आ सकता है। सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशंस का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारे जीन्स होते हैं उसका एक डेफिनेट एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस में कोई भी म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है कोई भी चेंज आ जाए, जो कि बहुत टाइप के होते हैं, कुछ नए जीन का इंसर्शन हो जाना, कुछ जीन का डिलीशन हो जाना, या फिर ट्रांसलोकेशन हो जाना, तो ऐसा कोई भी अगर जीन उसमें फर्क पड़ता है तो भी ये एक ऑटिज्म को का साइन है ऑटिज्म होने का। दूसरा है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अगर बच्चे का मेटाबॉलिज्म कम है या फिर बहुत ज्यादा है वो भी एक ऑटिज्म का कारण हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ। अगर बच्चा 9-10 महीने से पहले, 6 महीने या फिर 8 में, 6 तो नहीं, 8-7-8 महीने में अगर हो जाता है तो वो भी एक कारण बन जाता है ऑटिज्म का। और उसके बाद है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम सिंपली ये जो मेरे केसेस, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है, 2 साल तक बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑटिज्म का साइन नहीं है, बच्चा खेलता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, सारे नॉर्मल बच्चे जैसे लक्षण हैं। लेकिन 1.5-2 साल के टाइम में ही उसको उसका स्क्रीन टाइम पेरेंट्स ने या किसी भी वजह से बहुत ज्यादा हो गया है कि बच्चा 6-6, 8-8 घंटे पूरा स्क्रीन में लगा है, जो यूजुअली आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे को चुप कराने के लिए या फिर बच्चे को शांत रखने के लिए हम सीधे स्क्रीन पकड़वा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि 2 साल के बाद भी बच्चे में जब ऑटिज्म दिखना स्टार्ट होता है तो वो उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है, जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म का नाम देते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगी। इसमें से अभी भी ऑटिज्म का ऐसा कोई बिल्कुल रूट कॉज नहीं है कि इसी के कारण हो सकता है, ये टेंटेटिव एक कारण है कि हाँ इसके कारण हो सकता है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताया है, ऑटिज्म को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है क्लासिक ऑटिज्म, दूसरा है वर्चुअल ऑटिज्म। क्लासिक ऑटिज्म जिसमें मैंने सारे आपको इससे पहले सिम्टम्स बताए, जिसका कारण हो सकता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट हो गया, या फिर कोई जीन म्यूटेशन के कारण है, जिसका सिबलिंग, कोई बच्चे का भाई बहन है ऑटिस्टिक, या फिर मदर या फादर के जीन फैक्टर के वजह से है, वो सारा हमारा क्लासिक ऑटिज्म के अंदर आता है, जिसको हम टिपिकल ऑटिज्म और कैनर्स ऑटिज्म भी बोलते हैं। कैनर्स ऑटिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैनर एक पहले फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिनने ऑटिज्म का नाम दिया था।
तो जिसमें मेनली सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं, कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम होना, ज्यादा रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स में एंगेज होना, रिपीटेटिव इंटरेस्ट उनके होना, वैसे ही बिहेवियर बन जाना, और ये यूजुअली आपके 9 से 18 मंथ में इजीली डायग्नोस हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म की, वर्चुअल ऑटिज्म में जैसे मैंने अभी बताया, 2 साल 1.5 2 साल तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, पर 1.5 2 साल के बाद ये साइंस दिखने बच्चे में शुरू हो जाएंगी कि वो इतना ज्यादा एब्जॉर्व अपनी स्क्रीन में होता है कि उसको नहीं पता है कि कोई मुझसे क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, और धीरे धीरे ये चीजें ऐसी डेवलप होती है तो वो पूरा ऑटिज्म का फॉर्म ले लेती हैं। अभी वर्चुअल ऑटिज्म ये जैसे नया टर्म आया है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा था कोविड टाइम में, जिस टाइम बच्चे के पास बाहर जाने का कोई साधन नहीं था, कोई, और ये मजबूरी भी थी कि बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स को ये हम ये नहीं बोलेंगे कि पेरेंट्स की गलती है, बट उस टाइम पेरेंट्स के पास ऑप्शन भी नहीं था कि बच्चे को क्या कराया जाए, सब चीजें ऑनलाइन ही थी, और बच्चे भी क्या करते कि जो कुछ भी हुआ तो स्क्रीन दे दी जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन, हम लोगों को लगता है कि बच्चे फोन से बहुत कुछ सीखते हैं, वो बात सही है, सीखते हैं, बट बच्चे को कम से कम 3 4 साल तक ये चीजें बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। उसका मैं रीजन ये बता रही हूँ, जो हमारी ये जीरो, जिस टाइम बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 6 साल तक हमारा डेवलपमेंटल जो हमारा माइलस्टोन्स होता है उसमें हम बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं, हम बहुत कुछ उस छोटी एज में, उस टाइम हमारा राइट ब्रेन जो होता है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, उसमें हम जितना हो सके लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, या ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बट अगर उसी एज में अगर हमें ये स्क्रीन और ये सब दे दी जाए जिसमें हमारा लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्रीन को देखें ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, वहां से कुछ बोला जा रहा है और बच्चा सिर्फ सुन रहा है, बच्चे को रिस्पॉन्ड करना या बच्चा कुछ रिस्पॉन्स करे उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज वन वे कम्युनिकेशन जहां पर हो जाता है, या फिर अगर बच्चा लैंग्वेज सीख भी रहा है तो वो सारी स्क्रिप्टेड, मेरे बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा कि बच्चे की जो स्पीकिंग है ये बिल्कुल ऐसी रोबोटिक या स्क्रिप्टेड हो गई है। जैसे आपने बहुत आजकल देखा होगा कि ये एनिमेटेड मूवीज या एनिमेटेड प्रोग्राम में जैसे बहुत ही रोबोटिक बच्चे बोलते हैं, चाहे हम सिंचन लें या कुछ भी लें, तो वो सारा वन वे कम्युनिकेशन की वजह से बच्चे में अगर लैंग्वेज आती भी है वो पूरी स्क्रिप्टेड आती है। बच्चा अपना कॉग्निटिवली सोच समझ के बोलना या फिर उसमें थिंकिंग और लॉजिक, रीजन बोले, क्रिएटिविटी बोले, ये सारी नल हो जाती हैं। और इसीलिए वहां पर एक रीजन होता है, जब बच्चा सोशलाइज कम होने लगता है, इंटरेक्ट कम करने लगता है और कम्युनिकेशन उसका कम होने लगता है, और स्टिल पेरेंट्स कहते हैं, जो केसेस आते हैं हम ये देखते हैं कि मैम ये 2 साल तक तो बिल्कुल बच्चा सही था, बट 2 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये चीजें हो गई। तो मुझे लगता है वो बहुत ही ऑब्वियस है ये देखना कि जहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चे को सिर्फ सुन रहा है या फिर वो कलरफुल चीजें देख रहा है, बस उस सिर्फ अपनी जो अपनी ये या आई वाला सेंस है उसको फुलफिल कर रहा है, बाकी बच्चे में कोई भी तरीके का डेवलपमेंट जो कि होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म एक बहुत बड़ा उसका स्क्रीन टाइम वर्चुअल ऑटिज्म का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम ऑटिज्म से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म से बाहर नहीं आया जा सकता, और जो बच्चा ऑटिज्म में है उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। ऑब्वियसली लाइफ डिफिकल्ट है क्योंकि वो सोशलाइज नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, स्कूल में वो एक अलग बच्चा है दूसरे बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर हम उस चीज को, ऑटिज्म एक ऐसा टर्म है जिसको समझना जरूरी है और उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। पेरेंट्स यूजुअली ओपन कम्युनिकेट नहीं करते इस चीज के बारे में, एक डर बैठ गया है ऑटिज्म का कि बस ये बच्चे, अब पूरा लाइफ बच्चे की खराब हो गई है। बट अगर रियली देखा जाए, जो केसेस हमने देखे हुए हैं कि जिन पेरेंट्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऑटिज्म है, अभी है तो है ठीक है, बट अब क्या करना है, आगे उसके सॉल्यूशन को देखना है, और थेरेपीज करवा करके उस चीज को समझ के, अपने बच्चे की नीड्स को समझ के, उन नीड्स को फुलफिल करके, चीजों को लॉजिकली एंड स्ट्रक्चर वाइज समझ करके माइल्ड ऑटिज्म, बहुत इजीली बच्चा माइल्ड ऑटिज्म से बाहर निकल जाता है। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी हम देखते हैं वो है स्टिमुलेशन। जैसे मैंने एक टर्म आपको भी बताया था, ऑटिज्म में बच्चा स्टिमिंग बहुत करता है। स्टिपिंग स्टिमिंग मतलब किसी एक ही चीज को बार बार करना, जैसे हैंड फ्लैप करना है, लाइट को देखना है, फैन को देखना है, टायर को देखना है, कुछ भी अपनी एक्टिविटी बार बार करना है, हमिंग करना है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है,
मेनली दादा अगर हम दूसरे लोग को देखें जो इस चीज को नहीं समझते, वो सीधे ये टारगेट करते हैं कि ये पता नहीं, ये तो ऐसा ही है, क्यों कर रहा है बच्चा, बड़ा एबनॉर्मल है। बट कोई भी चीज, ये बच्चे बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, अगर हम देखा जाए कि इनका ब्रेन दूसरी तरीके से काम करता है, हमारा ब्रेन दूसरी तरीके से काम करता है। तो उसको समझने की हमें जरूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ सेंसरी इनपुट की जरूरत है, इसीलिए वो ऐसी साउंड निकाल रहा है। उसका कहीं ना कहीं वो उसको सेंसरी इनपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चा बार बार एक चीज को देखे जा रहा है। तो जैसे बच्चे में एक मैंने प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस की बात की कि जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा, जिसको प्रेशर की जरूरत है, और प्रेशर के चलते चलते बच्चे को पता नहीं होता, मैं बहुत जोर से हाथ अपना डोर में मार देता हूँ, तो लोग उसको समझते हैं ये तो बस हाथ पटक रहा है, ये तो ऐसे ही है। नहीं, उस बच्चे की नीड है, उसके हाथ में, उसको जरूरत है कि मेरे हाथ में प्रेशर लगे। तो इसके लिए बहुत इजीली आप इसको स्टिमुलेट, बच्चे को हाई फाइव, हाई टेन, और बच्चे को अपनी साथ कोई भी एक्टिविटी में इंगेज करके उस चीज को फुलफिल किया जा सकता है। बच्चा फिर अननेसेसरीली वो चीज नहीं करेगा जब एक बार उसको हम स्ट्रक्चर्ड वाइज उस चीज को बता दें। ये तो मैंने सिर्फ एक प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस की बात की। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें, जैसे बच्चा बार बार हमिंग की साउंड करता है, अब हमें लगता है ये बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। अगर हम इसी चीज को स्ट्रक्चर बना दें, बच्चों को स्ट्रक्चर्ड बना दे, एक्टिविटी उसके साथ इन्वॉल्व हुई, बैठे, एक बार वो साउंड कर रहा है, एक बार आप साउंड करो, फिर बच्चे को करने दो, फिर खुद करो। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंट आता है कि मुझे तो कोई समझ रहा है, मुझे पेरेंट या जो भी है वो समझ रहा है। और जहां पर ये चीज आ गई कि वो मुझे समझ रहा है, तो वो भी आपकी बात बहुत इजीली मानेगा कि क्या लॉजिक है, चलो एक एक बार हम करते हैं, उसके बाद ये वाला टाइम फिनिश हो गया। अभी उसका एक स्पेसिफिक टाइम बना दो कि ये चीज हम सिर्फ इस टाइम में कर सकते हैं। तो जहां पर चीजें थोड़ा सा लॉजिक वे में बच्चे को समझाई जाए, ये ऑब्वियसली हम 4 साल के बाद ही बच्चे में कर सकते हैं, जो बड़ा बच्चा है। छोटे बच्चों में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट छोटे बच्चों में हम ये कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंगेज करके, इंगेज करने का मतलब ये है कि बच्चे को अगर इंगेज किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसको उस वर्ड जो वो अपने वर्ड में खोया है, मेनली जो एक ऑटिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चा उस चीज में खोया रहता है, उस चीज से निकालने के लिए आप यूज कीजिए अपने जितने जेस्चर, अपने जितने सेंसेस हो सकते हैं। आप बच्चे को टिकल कीजिए, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बनाइए, फेशियल जेस्चर्स बनाइए, बच्चे को कॉपी करने के लिए बोलिए, मतलब इतना ज्यादा उसको एंगेज कर दीजिए कि वो अकेला बैठ ही ना सके। अकेला बैठना मतलब अपने वर्ड में ना खो सके। तो ये बहुत सारे एक ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा वर्क करती हैं बच्चे के साथ। उसके बाद दूसरी चीज है, नो नॉट ओनली एकेडमिक्स। यूजुअली हम देखते हैं, हम बच्चों में ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, 1 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो। हमें ये नहीं देखना है कि बच्चा, कम से कम हम बच्चे में इमोशन तो डेवलप करा लें, कम से कम हम बच्चे में काम डाउन होना तो सिखा लें। बच्चा चीखा जा रहा है, रोया जा रहा है, हमें नहीं पता वो क्यों रो रहा है, हमें चीख रहा है, बस हमें ये करना है कि हमें ABCD सिखा देना है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे मैंने डील किए हुए हैं। और पेरेंट्स का यूजुअली ये रहता है कि नहीं नहीं मैम, इसको ABCD आप सिखा दो, इसको 1 2। जिस बच्चे को बैठना नहीं आया है, जिस बच्चे को पता नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली वो बच्चा वो क्यों बैठेगा। जिस बच्चे में सिटिंग अभी तक आई ही नहीं है, उसका सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है, उसे बैठना नहीं पता है, उसे बस सिर्फ पता है मुझे इधर से उधर भागना है, वो भी उसके सेंसेस के कारण, क्योंकि उसको वो इनपुट चाहिए। तो पता नहीं ये चीज क्यों है कि हमें अल्फाबेट सीखना है, हमें 1 2 सीखना है। पहले बच्चे में लैंग्वेज डेवलप करानी चाहिए, लैंग्वेज करानी चाहिए, इमोशंस डेवलप कराने चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट कि बच्चा वर्बली बोल रहे, उसको जेस्चर सिखाइए, हाई फाइव करना सिखाइए। कम से कम उसे पता चले कि सामने मेरे साथ बैठ के कोई इंटरेक्ट कर रहा है, मेरे साथ बैठ के कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ बैबल कीजिए, जो बच्चा बोल रहा है पैरेलल टॉकिंग कीजिए। तो इससे कम से कम एक एक बॉन्ड जब बनता है, तो बच्चा ये जानता है कि मुझे कोई समझ रहा है, और धीरे धीरे उसको उसके बाद हम फिर एकेडमिक्स में लेके आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, अच्छा है कि बच्चों को ऑब्जेक्ट, जो रियल चीजें होती हैं, उनके साथ चीजें करना सिखाया जाए। तो ये एक बहुत मिथ है लोगों का कि 1 2 सिखाना चाहिए किसी भी, ये नॉर्मल बच्चों की भी बात हम अगर कर रहे हैं, तो ABCD और 1 2 ये सब सिखाने से अच्छा आप बच्चों में क्वांटिफिकेशन, आप बच्चों में ज्यादा और कम, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसको इंट्रोड्यूस पहले कराना चाहिए। क्योंकि बच्चों का 0 से लेकर 6 साल तक जो ब्रेन होता है, वो राइट ब्रेन जो हम क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत एक्टिवेटेड होता है। तो ऐसे इनपुट्स और ऐसे एक्सपोजर देके बच्चे की क्रिएटिविटी को हम उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर एक बार बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ गई तो फिर ये अल्फाबेट्स नंबर से तो बहुत ही इजी सी चीज है, वो खुद ही लॉजिक बनाना सीख जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज हम आती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि बच्चे की जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें इन्वॉल्व होना,
और जो आप कर रहे हैं उसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना। जितना ज्यादा आपका बच्चे के साथ इंगेजमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, उतने ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे और मॉडिफाई भी कर पाएंगे। मैंने पहले भी जैसे बताया है, ये बच्चे बहुत ज्यादा लॉजिक के साथ, रीजन के साथ और अपने पैटर्न के साथ बहुत ज्यादा फिक्सेटेड होते हैं। उनको पता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तो हमें भी जरूरी है ये जानना कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो कोई भी वो काम कर रहे हों, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे साउंड निकालना, तो आप भी उसके साथ वो साउंड निकालो। टर्न करो कि पहले तुम निकालो फिर हम निकालें, फिर तीसरे एक और को ले आइए, चलो हम तीनों एक एक करके निकालेंगे ये साउंड। और ये करते करते बच्चा लॉजिक समझेगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम बना दीजिए और वो हमेशा फिर वो ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसे हम उसको सेंसरी इनपुट भी दे रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं लॉजिकली, और उससे उसका बिहेवियर भी मॉडिफाई होगा। दूसरा, फूड हैबिट। ऑटिज्म और अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हम देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कंटेंट शुगर का अगर बच्चे में ज्यादा है तो वो हमारी हाइपर एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा हो सके हम बहुत इजीली बच्चे को चॉकलेट पकड़ा देते हैं और बिस्किट पकड़ा देते हैं, कोई भी मीठी चीज पकड़ा देते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा। बट ये सही नहीं है। जो शुगरी या फिर प्रोसेस फूड जितने भी होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी को बच्चों में या किसी में भी बढ़ाते हैं। तो अच्छा है कि रिफाइंड शुगर ना देके बच्चे को नेचुरल शुगर दी जाए, और इससे हमारी हाइपर एक्टिविटी और ये चीजें हमारी काफी कम होती हैं। उसके अलावा ये सारी तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेटजीज जो यूजुअली होती हैं, बट इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एडवाइस मैंने या प्रैक्टिकल जो भी एक्सपीरियंस अपना देखा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि जो माइल्ड हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है, जो माइल्ड ऑटिज्म होता है मेनली, उसको हम क्योर कर सकते हैं ऑटिज्म को समझ करके और ऑटिज्म को एक्सेप्ट करके। और जो फियर एक पेरेंट्स के मन में होता है कि ऑटिज्म हो गया अब तो बस लाइफ खराब हो गई, उससे अच्छा है कि आप एक विल रखो कि नहीं, इस चीज से कैसे भी करके बाहर निकलना ही निकलना है। जितना ही पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आपका काम भी होता है। ये तो बहुत ही इजी सी बात है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारे माइंड और ब्रेन का बहुत ही सिंक रहता है। जैसा आप सोचोगे आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपने न्यूरॉन्स और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो वो यही चीज बोलती है, और रिसर्च भी उस पर काफी चल रही है। तो ये सिर्फ एक ब्रेन फंक्शन का डिफरेंस है। अगर हम इजीली समझ जाएं इस चीज को, ऑटिज्म क्या है, इस वर्ड को समझ जाएं और इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, तो ये बहुत इजी हो जाता है इस चीज से बाहर निकलना, इसको क्योर करना और इसके साथ अपनी लाइफ को इजीली हैंडल करना। हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे हमारे पास आया करते थे। अभी रिसेंट एक बच्चा था जो कि अभी मॉडलिंग में है। वो बच्चा ऑटिस्टिक था, सीवियरिटी से उसका ऑटिज्म काफी कम में आया था, और वो बच्चा अभी मॉडलिंग करता है। तो ये काफी मतलब अच्छी बात है। इस सोसाइटी को एक बहुत अच्छा मैसेज है ये देने के लिए कि जैसा भी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और उसके आगे फिर उस पर काम करना चाहिए। सो मेरी तरफ से ये इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में। थैंक यू तृप्ता, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और बहुत यूजफुल मैम था। माइक ऑन। थैंक यू तृप्ता, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और बहुत यूजफुल था। अगर किसी भी बच्चे के कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मैम से पूछ सकते हैं। मेरा कल भी मीटिंग में माइक ऑफ था, आज भी माइक ऑफ था। आंसू, अंजलि, आसमा, आप लोग के बेटा कोई क्वेरीज हैं? नो मैम। नो मैम। अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ में आया, पहले ये बताओ। यस मैम आया। इवन अगर आप अपना जो ये अभी कर रहे हो कोर्स, ये पीजी डिप्लोमा